पार्ट नंबर 15 नॉवल निर्वाण की तलाश। पेशकश मीने कारवां। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराह मेहरबानी इसको सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो उन्हें लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। अच्छा बर्तन समेटो तुम लोग, मिसेस फॉर्क ने कहा और लेज़ारा जल्दी से उठ गई। जोलिसा भी दांत पीसती हुई खड़ी हो गई थी। फिर वो दोनों खाली बर्तन ट्रॉली पर रखने लगी और फिर ट्रॉली धकेलती हुई बाहर निकल गई। चाय और बनवाऊँ बेटे? हाँ, एक बार अपने नाम और दोहरा दो। मैं सैसरू और ये पिंटू। मैंने कहा ठीक है, हाँ तो चाय? मेरा ख्याल है अब ज़रूरत नहीं है मम्मी, हमें अपने कमरे की जाने की इजाज़त दें। ज़रूर ज़रूर, आओ, मिसेस फॉर्क ने कहा और हम दोनों भी उठ गए। मिसेस फॉर्क हमारे साथ हमारे कमरे तक आई। फिर उन्होंने बड़े गंभीर लहजे में कहा, दरअसल हमारे हालात ज़्यादा बेहतर नहीं हैं बेटे। आजकल यहाँ ज़बरदस्त सर्दी है। दूसरी बहुत सी पार्टियां भी सीज़न बिजनेस करने लगी हैं, इसलिए सीज़न में इतना नहीं मिलता कि पूरा साल आसानी से गुजर जाए, वरना हम भी मेहमान नवाजी जानते हैं। बूढ़ी की आवाज़ में हल्की सी लर्जिश थी। अरे नहीं मम्मी, सब ठीक है, मैंने उसको दोनों शानों पर हाथ रखते हुए कहा। शुक्रिया मेरे बच्चे, लेकिन तुम यहाँ कोई तकलीफ़ मत उठाना। जिस चीज़ की ज़रूरत हो बेतकल्लुफ़ होकर कह देना। यकीनन, मैंने कहा और बूढ़ी मुड़कर वापस चली गई। सरदारे फिर बिस्तर में जा घुसा और मैं दरवाजे की तरफ देखता रह गया, जहाँ बूढ़ी के लिबास की सरसराहट अभी तक फैली हुई थी। ये माहौल, ये घरेलू अंदाज, ये ममता भरी आवाज़ कैसी अजनबी था, जैसे हम इस दुनिया के बासी ही ना हो, जैसे हम किसी सयारे की मखलूक हों। कैसा नयापन था इस माहौल में। न जाने कहाँ ज़िंदगी गुजर रही थी, न जाने ये सब कुछ क्यों छिन गया था। मेरे दिल में ख्यालात आ रहे थे। नवाज जी, सरदार की आवाज़ उभरी और मैं चौंक पड़ा और फिर एक गहरी सांस ले पड़ा। और अब क्या सोच रहे हो? सरदारे ने पूछा। कुछ नहीं सरदारे, तो आजा कंबल में, सरदारे बोला और मैं भी बिस्तर में आ गया। यहाँ तो ऐसा लग रहा था भाई जैसे पूरा सीज़न इसी बिस्तर में घुसे घुसे गुजारना पड़ेगा। थोड़ी देर के बाद उठकर बाजार चलेंगे। ओ नवाजे, क्यों सरदारे की जान का दुश्मन हुआ है? क्यों भाई, मेरे लिए जो कुछ खरीदना है तुम खुद खरीद लेना, मैं इस बिस्तर से उतर कर कहीं नहीं जाऊँगा। और वो 1000 कंबल कौन खरीदेगा? मैंने मुस्कुराते हुए कहा। यह उस वक्त की बात है जब खैमे में रहने की सोच रहे थे। अब तो ये कमरा मौजूद है। मिसेस फॉर्क से कहेंगे कि रात को उसे और गर्म कर दे। मैं सरदार की बातों पर हंसने लगा। इसके बाद खामोशी छा गई। ना जाने हम कितनी देर तक खामोश रहे। सरदारे सोने लगा। फिर दरवाज़ा खुला और लेज़ीना अंदर दाखिल हुई। उसने ताज्जुब से हम दोनों को देखा। हेलो लेज़ारा, मैंने उसे पुकारा और सरदारे ने जल्दी से कंबल उतार लिया। बाहर धूप निकल आई है जनाब, अगर आप पसंद करें तो पापा ने कहलवा दिया है। हम अभी आ रहे हैं, मैंने कहा। बहुत बेहतर। लेज़ारा वापस मुड़ गई और सरदारे ने मेरी तरफ रुक करके आंख दबाई। चपड़ी और दो उस्ताद, वो बोला। सरदारे, मैंने भारी लहजे में कहा। उस्ताद? सरदारे मेरे लहजे की सर्दी से चौंक कर बोला। हम इन लड़कियों से फ्लर्ट नहीं करेंगे। तुमने बूढ़ी औरत की आंखों में प्यार के वो मोती नहीं देखे जो सिर्फ माँ की आंख में चमकते हैं। कायनात की कोई शय इनकी कीमत नहीं बन सकती और हम इन मोतियों की आब नहीं छीनेंगे। हम इन लड़कियों से फ्लर्ट नहीं करेंगे सरदारे, हम इन्हें किसी गलत फहमी में भी नहीं डालेंगे। मेरे हुक्म की बात नहीं सरदारे, क्या ज़मीर इन सीधे साधे लोगों को देना पसंद करेगा? हरगिज़ नहीं उस्ताद, शर्मिंदा ना हो, सरदारे ने कहा। तो भी दिल का अमीर है सरदारे, और दिल के अमीर ओनासिस फोर्ड दादा भाई आदम जी से बेहतर होते हैं। उठ बाहर चलें। बदन का अमीर नहीं हूँ उस्ताद, मुझे यहीं रहने दो। अरे धूप निकल आई है यार, मजाक करने आई होगी, भला वो इस बर्फ में ज़मीन का क्या बिगाड़ लेगी। उठ जा यार, क्या लड़कियों की तरह नखरे कर रहा है। मैंने कंबल उसके ऊपर से हटा दिया और सरदारे ने बिस्तर से छलांग लगा दी। जूते पहनकर हम बाहर निकल गए। कमरे से बाहर कदम रखा ही था कि जोलिसा नजर आ गई। वो बेतहाशा हंस रही थी। हमें देखकर और ज़ोर से हंस लगी, फिर पेट पकड़ पकड़ कर हंसने लगी। अरे क्या हुआ जोलिसा? बाहर चलकर देख ले, दिल खुश हो जाएगा मिस्टर सेसरो। फिर भी हुआ क्या? आपकी गाड़ी का दरवाज़ा खुला हुआ था। हाँ हाँ, फिर? मैंने चौंक कर पूछा। सरदारे भी उसे घूरने लगा। एक खातून वो अपने 4 अदद बच्चों के आपकी गाड़ी में मौजूद हैं। डैडी, मम्मी और लेज़ारा तीनों बड़ी देर से उनके दरख्वास्त कर रहे हैं कि अब धूप निकल आई है, वो बाहर तशरीफ़ ले आएं, लेकिन वो किसी कीमत पर बाहर आने को तैयार नहीं है।
ओह बेचारी, ना जाने कौन होगी, बच्चे भी हैं उसके साथ। सरदारे ने हमदर्दी से कहा। एक दो नहीं, पूरे 4 अरब जनाब। खैर कोई बात नहीं, उन्हें आराम करने दो, सरदारे बोला। आओ देखें, मैंने कहा। जोलिसा बराबर हंस रही थी, माँ की तरह उसके गालों में भी हसीन गड़े पड़ जाते थे। वो हमारे आगे आगे फुदकती हुई बाहर निकल गई। बाहर कदम रखा, सरसब्ज घास के धुले धुले मैदान तहद्दे नजर बिखरे हुए थे। सामने दरिया था जिसे थोड़े फासले पर चंद खैमे लगे हुए थे। सरदारे ने उन्हें देखकर झुरझुरी ली। मेरा ख्याल है ये लोग तवील खुदकुशी करने आए हैं। पता नहीं मेरा जुमला दुरुस्त है या नहीं, वो आहिस्ता से बोला। जोलिसा गाड़ी के पास पहुंच गई, लेकिन वहां की सूरत हाल संगीन थी। लिजारा फर्श साफ करने वाले ब्रश के डंडे से अंदर मौजूद हस्ती को ठेल रही थी। अरे अरे लिजारा, रहने दो रहने दो, कौन खातून है, क्या बात है, मैं जल्दी से बोला। अगर किसी ने अपने बच्चों के साथ मेरी गाड़ी में पनाह ली है तो गाड़ी का क्या बिगड़ेगा। लेकिन जोलिसा की बेतहाशा हंसी का मकसद फरेब करीब पहुंचकर समझ में आया। सफ़ेद रंग के बड़े बालों और छोटे कद की एक कुतिया थी जिसके साथ उसके 4 उसी जैसे बच्चे भी थे। उसे निकालने की कोशिश कर रहे थे सब, लेकिन वो किसी कीमत पर बाहर आने को तैयार नहीं थी। ओह, तो ये खातून है मिस जोलिसा? जी हाँ, आपसे पुरानी शनासाई तो नहीं है, जोलिसा ने कहा और हंस पड़ी। फिर बेवकूफ़ी की बात, मिसेस फॉर्ग ने उसे डांटा और जोलिसा ने शाने उचकाकर ज़बान दांतों में दबा ली, फिर हंस पड़ी। अब क्या करें मिस्टर सेसरू, आप शायद दरवाज़ा खुला छोड़ गए थे। आराम करने दें, उससे निकल जाएगी खुद ब खुद, मैंने कहा। ओह, लेकिन ये आपका सामान ख़राब करेगी। सामान हम उठाए लेते हैं, मैंने कहा और फिर सरदारे को इशारे से कहा। सरदारे गाड़ी के पीछे हिस्से से सामान उठाकर अंदर ले जाने लगा और हमारा सामान देखकर मिसेस फॉर्ड की आंखें गोल हो गई। हमारी पोजीशन का अंदाज़ा पहले तो उन्हें नोटों की गड्डी देखकर हो गया था, फिर कीमती लैंड रोवर देखकर हुआ होगा और अब सामान देखकर जो खासा कीमती था। सरबंद, खुराक और दूसरी चीज़ें, ऐसा सामान गाड़ी में छोड़ दिया गया जिसकी फौरी ज़रूरत नहीं थी। मिस्टर फॉर्ड और उनकी दोनों लड़कियों ने हमारी मदद की और सामान अंदर पहुंच गया। दिफतन सरदारे ने झुककर जोलिसा के कान में कुछ कहा और जोलिसा उसे देखने लगी। ठीक है, उसने कहा। मेरी समझ में नहीं आया था कि उन दोनों की क्या बात थी, लेकिन फिर जोलिसा बोल पड़ी। और अगर तुम ना कर सके तो मैं तुम्हें बड़े बालों वाली खाल का एक कोट खरीद कर दूंगा, सरदारे ने जवाब दिया। खुदा की पनाह, क्या तुम सच कह रहे हो? हाँ, शर्त है, इसमें झूठ की क्या बात, सरदारे ने जवाब दिया। तब तो खुदा है तुम किसी तरह ना जीत सको, जोलिसा ने बड़े खुशू खसूस से कहा। क्या बात है, मैंने पूछा। अभी बता दूंगा उस्ताद, सरदारे ने कहा और फिर वो खतरा मोल लेकर गाड़ी में चढ़ गया। ड्राइविंग सीट पर बैठकर उसने गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की। बैटरी सर्द थी, इसलिए बेशुमार सलफ मारने पर पड़े, तब कहीं जाकर गाड़ी स्टार्ट हुई और बात किसी हद तक मेरी समझ में आ गई। गालिबन कुतिया को उतारने की शर्त हुई थी। सरदारे, मैंने सरदारे को आवाज़ दी। बस अभी लो उस्ताद, ऐसे झटके दूंगा इस कुतिया की बच्ची को कि छट्टी का दूध याद आ जाएगा, सरदारे ने उर्दू में कहा। क्या तुम इस लड़की की आंखों के चिराग बुझा दोगे सरदारे, जिसकी आंखों में बड़े बालों वाला कोट लहरा रहा है? क्या ये शर्त जीत कर तुम बहुत बड़ा कारनामा जान दोगे, मैंने उर्दू ही में कहा। और सरदारे ने जल्दी से स्विच ऑफ कर दिया। इंजन बंद हो गया। फिर सरदारे बंद इंजन को ही सलफ मारता रहा और फिर मुंह लटकाए नीचे उतर आया। कुतिया अब भी अंदर थी। क्या हुआ पिंटू? जोलिसा का चेहरा खुशी से चिकंदर हो रहा था। नहीं उतरती कमबख्त, और ये इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा, वरना झटके देकर मैं इसकी कमर तोड़ देता। लेकिन तुम शर्त तो हार गए, ख्वाह कुछ भी हो। हाँ, सरदारे ने जवाब दिया। तो फिर निकालो कोट। अरे तो क्या मेरी जेब में रखा है, बाजार खुलेगा तो खरीद लाना। बाय गॉड, तुम संजीदा हो, जोलिसा हैरत से बोली। मजबूरी है, शर्त हार गया हूँ। जोलिसा, क्या बदतमीजी है, तुम मुस्तकिल इन शरीफ लोगों के पीछे पड़ी हुई हो, मिसेस फॉर्क ने उसे डांटा। मम्मी, मैंने शर्त जीती है, अब ये मुझे बड़े बालों की खाल का कोट दिलाएंगे। प्लीज़ मम्मी, शट अप, मिसेस फॉर्क ने उसे डांटा। नहीं मानूंगी, बाय गॉड नहीं मानूंगी। इसके बाद आप कहेंगी तो मैं उनका एहतराम करूंगी, लेकिन मैं शर्त जीत गई हूँ। हाँ मिसेस फॉर्क, आप इस सिलसिले में मदाखलत ना करें, उसने शर्त लगाई क्यों थी, मैंने जोलिसा की हिमायत की। अरे तुम लोग इसकी बातों में मत आना, बेटे पूरी शैतान है, हर घंटे के बाद एक शर्त लगाएगी, मिसेस फॉर्क ने कहा। फिर लिजारा बोल पड़ी। लिजारा, कुर्सियाँ धूप में ले आओ। और हाँ बच्चों, दोपहर के खाने में क्या पसंद करोगे? आपकी पसंद से मम्मी, हम तो यहाँ अजनबी हैं, मैंने जवाब दिया। धूप पूरे मैदान पर फैल गई थी, लेकिन हवाएं अभी चल रही थी और धूप की एक न चल रही थी। सरदार के बदन पर अब भी कपकपी थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो नॉर्मल हो गया। जब हम काफ़ी धूप खा चुके तो मैंने बूढ़े फॉर्क से कहा, आपके ख्याल में आज का मौसम कैसा है? धूप हमारे लिए बहुत बड़ी नेमत होती है, फॉर्क ने जवाब दिया। तो फिर शॉपिंग की क्या रही?
हाँ हाँ, मैं तैयार हूँ, थोड़ी देर और रुक जाओ, इसके बाद बाज़ार चलेंगे। यहाँ बाज़ार देर से खुलते हैं। ठीक है, मैंने कहा। और फिर दिन के करीबन पौने 11 बजे थे जब हम शॉपिंग के लिए जाने को तैयार हो गए। मेरा इसरार पर ज़ारा और जोलिसा भी तैयार हो गई, हालांकि मिसेस फोर्ड उन्हें मना कर रही थी। मिस्टर फोर्ड की सरकर्दगी में हम बाज़ार चले गए। बात पैदल चलने की ही हुई थी। यूं भी बर्ग का बाज़ार ज़्यादा दूर नहीं था। कस्बे की इकलौती सड़क पर बना आमदोरफ्त शुरू हो गई थी। अल्पस के देहाती किसान छकड़ों पर दूध के कंस्तर और सब्जियों की टोकरियां लादे कस्बे में आ रहे थे। छकड़ों को पस्ता कर घोड़े खींच रहे थे। बाजार की दुकानें और कहवा खाने खुल चुके थे। एक तरफ टूरिस्ट ऑफिस का बोर्ड आवेजा था। बाजार छोटा सा था, लेकिन इसकी दुकानें खूब बड़ी थी, खूबसूरत और साजो सामान से भरी हुई थी। इन दुकानों में कोहे पैमा की जदीद तरीन सामान और बर्फ के फिसलने का सामान और दुकानें नुमायां थीं। हम बाजार के एक सिरे से दूसरे सिरे तक चले गए और दूसरे सिरे पर पहुंचकर मिस्टर फोर्क ने कहा, बस यहाँ बर्ग का बाजार ख़त्म हो जाता है। खूब, हमने सोचा पहले बाजार देख लें, इसके बाद ख़रीदारी करें। मैंने कहा, हाँ ठीक है, ये बताओ किस चीज़ की हाजत है। बस सर्दी से बचने के लिए ज़रूरी सामान, बाकी तो तुम देख चुके हो, हमारे पास सब कुछ मौजूद है। तब आओ मैं तुम्हें एड्स दी वे ले जा लूँ। बाजार की सबसे खूबसूरत दुकान है और इसके यहाँ ज़रूरत की सारी चीज़ें मौजूद हैं, फोर्क ने कहा। चलो, मैंने जवाब दिया। फोर्क हमें जिस दुकान में लाया वो बिलाशुबा अच्छा खासा डिपार्टमेंटल स्टोर था। कई सेल्समैन और सेल्स गर्ल थी, खूबसूरत मुजस्मों से आरास्ता थी और लिबास वगैरह की नुमाइश करते थे। बड़ा साफ सुथरा माहौल था। दोनों लड़कियां दुकान में दाखिल होते ही झिझकी थी, लेकिन बिलाखिर दाखिल हो गई। सेल्समैन हमारी तरफ मतवज्जा हो गए। बड़े बालों वाले पोस्तीन, अंदर बाहर से खूब गर्म। फोर्क ने सेल्समैन को बताया, बराह करम इस तरह तशरीफ़ ले जाएं। सेल्समैन ने खुशी खिलाकी से कहा और हम उसके साथ चल पड़े। तब उसने नफीस इकसाम के मुख्तलिफ पोस्तें निकालकर हमारे सामने ढेर करना शुरू कर दिए। इससे कबल उसने मेरा और सरदार का नाम ले लिया था। मैंने एक इंतहाई खूबसूरत चीते की खाल की पोस्तीन पसंद की, जो अंदर से खूब गर्म थी। इसके साथ कानों को ढक लेने वाली टोपियों भी थीं। दस्ताने भी थे। बड़ी नफीस और कीमती चीज़ थी और सरदार ने बिल्कुल इसी तराश की, लेकिन बड़े बालों वाले रीछ की खाल की पोस्तीन पसंद की थी। और स्याह स्वीडिश पोस्तीन में टोपी पहन लेने के बाद वो दूर से कोई रीछ ही मालूम हो रहा था। दोनों लड़कियों से देखकर हंस पड़ी और सरदारे के मुंह से रीछ की आवाज़ें निकलने लगा। मस्करापन मत करो, सब तुम्हें देख रहे हैं। मैंने कहा, यही तो खूबी है इस पोस्तीन की, खरीद लो, ज़रूर खरीदो। मैदानी रीछ मालूम हो रहे हो। रीछ और चीते यकजा हैं, वैसे खूब गर्म है, सर्दी भाग गई। और हाँ यार, वो शर्त ठीक है, हारे हो तो पूरी करो। थैंक यू बॉस, सरदारे ने कहा और फिर वो जोरिसा को लेकर लेडीज़ काउंटर पर चला गया। हम लोग भी उसके पीछे पीछे थे। लेडीज़ फिर कोट, उसने कहा और सेल्स गर्ल ने गर्दन झुका दी और फिर उसने इंतहाई खूबसूरत कोट दिखाया। जोरिसा का चेहरा खुश्क हो रहा था। पसंद करें मैडम, सरदारे ने कहा। ओ मिस्टर पिंटू, थैंक यू, बस काफ़ी है। आखिर वो फीके अंदाज में मुस्कुरा दी। अरे मैं एहसान नहीं रखता किसी का। वो कुत्तिया की बच्ची अभी ना भागी होगी तो मैं उसे गोली मार दूंगा, सरदार ने कहा। भाग जाएगी, बस ठीक है, जोलिसा ने खुश काउंटर पर जबान फेरते हुए कहा और काउंटर के पीछे हट गई। मिस जोलिसा, बराह करम जल्दी करें, मैं शर्त पूरी करना चाहता हूँ। ये बहुत कीमती होंगे मिस्टर पिंटू। मैं फ़कीर नहीं हूँ, समझी। को मामूली सा कोट दिखा दे मिस, जोलिसा ने एक हसीन कोट पर गैर इख्तियारी अंदाज में हाथ फेरते हुए कहा। सेल्स गर्ल अब दूसरे कोट निकाल रही थी। बड़े मियाँ लातालु खड़े थे। तब मैंने लिज़ारा की तरफ देखा। खामोश लड़की काउंटर के काफ़ी पीछे खड़ी थी। मिस लिज़ारा, मैंने उसे मुखातिब किया। जनाब, वो चौंक पड़ी। बर्न में मेरी एक अजीज़ा रहती हैं, आपका सा कद्दो-कामत है। उसके अलावा उसकी मम्मी भी हैं। मैं चाहता हूँ इन दोनों के लिए कोई उम्दा सा कोट खरीदूँ, लेकिन औरतों की पसंद मुझे नहीं मालूम। क्या आप मेरी मदद करेंगी? ज़रूर मिस्टर सेसरू। क्या आप उनके लिए कीमती कोट खरीदना चाहते हैं? हाँ, वो जो सबसे उम्दा हो। अगर आप मेरी पसंद पर एतमाद करें तो मैं हाजिर हूँ। मुकम्मल एतमाद, लेकिन सबसे उम्दा होना चाहिए। और लिज़ारा आगे बढ़ गई। बिलाशुबा उसकी पसंद बेहद प्यारी थी। उसने क्रीम कलर पर हल्की ब्राउन धारियों वाले कोट पसंद किया और फिर मेरी अजीज़ा की मम्मी का साइज़ पूछने लगी। बिल्कुल आपकी मम्मी की तरह। कमाल है, उसने मुस्कुराते हुए कहा और मैंने 2 कोट मुंतखब कर लिए।
उनके साथ दस्ताने और उन्हीं की खाल के जूते भी होते हैं, लिज़ारा बोली। हाँ, तो वो भी बहुत ज़रूरी हैं, मैंने कहा। लेकिन जूतों का साइज़, लिज़ारा बोली। यकीनन उनके पाँव आपके और मम्मी जैसे होंगे। इसी साइज़ के निकलवा लें। लिज़ारा ने जब जूते पहने तो उसकी आंखों में एक लम्हे के लिए अजीब सी चमक लहराई थी। बहरहाल मैंने भारी रकम अदा करके ये चीज़ें खरीद लीं। सारे सेल्समैन सेल कर हमारी तरफ मतवज्जा हो गए थे। सुबह ही सुबह ऐसी भारी खरीदारी की उन्हें उम्मीद नहीं थी। दूसरी तरफ जोलिसा की बुरी हालत थी। उसने एक मामूली सा कोट पसंद किया था। सदारे ने उसकी पसंद का कोट उसे खरीद दिया। इसके बाद उसने ऐसा ही एक कोट खरीदा जैसा मैंने लिया था। दस्ताने और जूते भी खरीदे और अपने बगल में दबा लिए। तब हम बड़े मियाँ की तरफ मुखातिब हुए। मिस्टर फोर्ड, बराह करम आप मेरे दादा के लिए एक उम्दा सा सर्दी का लिबास मुंतखब कर दें, मैंने कहा। ओह, उनकी उम्र क्या है मिस्टर सेसरू? बिल्कुल, बस आपकी मानिंद। पार्ट नंबर 15 इख्तिताम पजीर होता है। नावल निर्वाण की तलाश का बकिया हिस्सा पार्ट 16 पे समाअत फरमाइए।